आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल स्पार्क क्लासेस में। जैसा कि मेरे द्वारा पॉलिटी और हिंदी के लगातार लेक्चर अपलोड किए जा रहे हैं, जिसमें पॉलिटी के 5 और हिंदी के 3 लेक्चर मैं अपलोड कर चुका हूं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए ये मेरा हिंदी का चौथा लेक्चर आपके सामने रहेगा। पुराने अगर लेक्चर्स की मैं बात करूं हिंदी के, तो हिंदी के 3 लेक्चर्स जो हुए हैं उनमें हिंदी के पाठ्यक्रम की चर्चा, साथ ही साथ दूसरे लेक्चर में हिंदी भाषा का विकास, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी का जो क्रम था वो मैंने आपको समझाया था। उसके बाद अगले लेक्चर में मैंने आपको हिंदी की बोलियां और उपभाषाएं इसके विषय में कुछ बातें बता दी थी। ठीक है, तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप उन तीनों लेक्चरों को अच्छे से देखें और आने वाली जो एग्जाम्स में है उनमें आपका कहीं ना कहीं 2 या 3 क्वेश्चंस वहां से आपके बन सकते हैं। 1-2 तो आपकी जनरली रहते ही हैं। ठीक है, हो सकता है ज्यादा भी हो जाए, तो आप सभी उनको जो है पहले उनका अध्ययन करें, उसके बाद चौथे लेक्चर की ओर आप चलेंगे। तो आज जो मेरा टॉपिक रहेगा जिसके बारे में हम आज अध्ययन करेंगे वो थोड़ा सा हम लिपि के विषय में अध्ययन करेंगे और उसमें हम देवनागरी लिपि का अध्ययन करेंगे कि लिपि होती क्या है। देवनागरी लिपि के विकास से संबंधित 1-2 प्रश्नों का हम अध्ययन करेंगे कि कैसे प्रश्न आ सकते हैं। साथ ही साथ देवनागरी लिपि की थोड़ी बहुत विशेषताएं मैं आपको बताऊंगा। उसके अलावा हिंदी के विकास के लिए जो कुछ सभाएं हमारे देश में जैसे बनी, ब्रह्म समाज की स्थापना हुई, आर्य समाज की स्थापना हुई, और हिंदी के विकास के लिए जिन जिन कुछ प्रमुख व्यक्तियों का जो योगदान रहा उनको लेकर के मैं आपसे चर्चा करूंगा। और उसके बाद अंत में हम देखेंगे विश्व हिंदी सम्मेलनों का इतिहास। ठीक है, तो आइए चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे लिपि के विषय में। तो लिपि किसे कहा जाता है? जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि भाषा होती है अगर हम उच्चारित ध्वनि और संकेतों की सहायता से अपनी जो है विचार अभिव्यक्ति करें तो आप उसे एक भाषा कह देंगे। लेकिन अगर वहीं पर अगर आप लिख करके अपने विचारों की अभिव्यक्ति करें तो यानी किसी भाषा के लिखने का जो तरीका होता है या लिख करके अपने विचारों की अभिव्यक्ति करने का माध्यम क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। अब प्रत्येक भाषा की अपनी एक क्या होती है? लिपि होती है। हर एक भाषा की अपनी एक क्या होती है? लिपि होती है। आपको इस चीज का अच्छे से बोध है कि हिंदी की जो लिपि है वो क्या है? देवनागरी लिपि है। और कुछ अगर और भाषाओं की बात करें तो अंग्रेजी की जो लिपि है वो रोमन लिपि है, उर्दू की जो लिपि है वो फारसी लिपि है, पंजाबी भाषा की जो लिपि है उसे हम गुरुमुखी लिपि कहते हैं। ठीक है, और मराठी भाषा की भी देवनागरी है, संस्कृत की तो देवनागरी है ही है, नेपाली भाषा की भी देवनागरी लिपि आती है। ठीक, तो प्रत्येक भाषा को लिखने का जो तरीका होता है उसे क्या बोला जाता है? लिपि बोला जाता है। या और थोड़ा सा आप इसको अच्छी लैंग्वेज में देखें तो लिखित ध्वनि और वर्णों की सहायता से विचार अभिव्यक्ति का माध्यम क्या कहलाता है? लिपि कहलाती है। ठीक है, अब हमको सिर्फ देखना है देवनागरी लिपि के विकास के संबंध में थोड़ी सी बातें। तो देवनागरी लिपि जो रही आपकी, इसका जो विकास है थोड़ा सा आप प्राचीन उसमें चलेंगे तो प्राचीन काल में जो है आप हमारे यहाँ पर को कुछ प्रमुख लिपियां चलती थी भारत में। जैसे अगर आप देखें कि समस्त भाषाओं की आदि जननी क्या रही? वो आपकी क्या रही? संस्कृत रही। मैंने आपको पहले दिन भी बताया था। इसी के साथ अगर आप देखेंगे कि सभी भारतीय जो भाषा है उनकी लिपि का विकास किससे हुआ है? तो उसका विकास हुआ है आपका ब्राह्मी लिपि से। ठीक है, अधिकतर जो भारतीय भाषा है वो किससे निकल करके आई हैं? ब्राह्मी लिपि से निकल करके आई हैं। और थोड़ा सा प्राचीन अगर हम काल में चले, जैसे मैंने आपको वैदिक काल के बारे में बताया जहां से भाषा का विकास हमने देखा था कि वैदिक काल में 2 भाषाएं चलती थी, छांदस और संस्कृत, इस प्रकार से। उसके बाद हम पाली प्राकृत में आए। तो अगर हम देखें तो एंशियंट एरा में कुछ लिपियां अगर जैसे देखें तो सिंधु भाषा की एक लिपि हुआ करती थी जिसको ब्रुस्टोफेदन लिपि भी कहा जाता है। ब्रुस्टोफेदन, आप इसको नोट कर लेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि है उसको क्या नाम दिया गया? तो उसको ब्रुस्टोफेदन नाम दिया गया। हालांकि उस भाषा को हमारे द्वारा पढ़ा नहीं गया है। ठीक है, फिर आपकी आती है अफगानिस्तान या ग्रीक और अरमाइका की कुछ लिपियां आती हैं। खरोष्टी लिपियों का कहीं उल्लेख है, जैसे अशोक के कुछ अभिलेख हैं वो खरोष्टी लिपि में मिले हैं। अधिकतर अभिलेख आपके ब्राह्मी लिपि में मिले हैं। ठीक है, तो खरोष्टी लिपि में भी सम्राट अशोक के अभिलेख मिले। तो तीसरा जो आपका पोर्शन आता है वो आपका आता है ब्राह्मी लिपि का। सामान्यतः आपसे पूछेंगे कि भारत की समस्त भाषाओं की जो लिपि है उसका जो जननी है वो कौन सी है? कौन सी लिपि है? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि आगे चल करके ये 2 शाखाओं में बटी, जिसको हम कहते हैं दक्षिणी ब्राह्मी लिपि
दक्षिणी और उत्तरी, दक्षिणी और उत्तरी। ठीक है, अब दक्षिणी वाले हिस्से को हम छोड़ देंगे। उत्तर भारत में हिंदी का ज्यादा प्रचलन रहा, याद करने का तरीका है, उत्तर भारत में हिंदी का ज्यादा प्रचलन रहा, तो उत्तरी देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ था? उत्तरी ब्राह्मी से हुआ था। ठीक है, सबसे पहले ब्राह्मी, ब्राह्मी के बाद अगला जो आपका हायरार्की आएगी वो उत्तरी ब्राह्मी लिपि आएगी। अच्छा, उत्तरी ब्राह्मी लिपि का अगर हम गुप्त वंश में देखेंगे तो इसको नाम दिया गया गुप्त, गुप्त लिपि। इसको क्या नाम दिया गया? एक नाम गुप्त लिपि भी दिया गया। जब उत्तरी ब्राह्मी नेक्स्ट जो आपके काल में आगे आगे को बढ़ी तो इसमें जो गुप्त काल के समय जो लिपि चलती थी उसको नाम दे दिया गया गुप्त लिपि, नाम दे दिया गया। ये गुप्त वंश से संबंधित रही। ठीक है, इसके बाद अगला जो आता है आपका कुटिल लिपि। अगली जो आपकी लिपि आई वो आई कुटिल लिपि। लगभग पहली और दूसरी शताब्दी के मध्य जो आपकी आई वो कौन सी आई? कुटिल लिपि इस समय आपका आई थी। ठीक है, अच्छा, इस कुटिल लिपि को सिद्ध मातृका लिपि भी कहा जाता है। सिद्ध मातृका लिपि भी इसको हम कहते हैं। कुटिल लिपि को हम क्या कहते हैं? क्या इसको एक नाम और दिया जाता है क्या? सिद्ध मातृका लिपि भी इसको कहा जाता है। इस कुटिल लिपि की फिर आगे चल करके दो आपकी शाखाएं रही, जिसमें प्राचीन नागरी या नागरी शाखा, इसी को हम देवनागरी भी कहते हैं। दूसरा एक इसमें शारदा एक लिपि भी यहां से चल करके आई, वो भी इसकी दो शाखाओं में बट गई। ठीक है, तो मोटे मोटे तौर पर अगर हम समझें तो अगर आप देवनागरी लिपि के विकास को देखें तो सबसे पहले ब्राह्मी लिपि कितने भागों में बटी? दो भागों में बटी। कौन कौन से? दक्षिणी ब्राह्मी और उत्तरी ब्राह्मी। उसके पश्चात उत्तरी ब्राह्मी गुप्त काल में उसको हमने गुप्त नाम दिया, उस गुप्त लिपि कहा। उसके बाद कुटिल लिपि या सिद्ध मातृका लिपि भी हम इसको कहते हैं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अन्य नाम। और अगला इसमें आपका आ सकता, अगला इसमें कुटिल लिपि दो भागों में बटी। एक आई नागरी लिपि, लगभग 9वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास नागरी लिपि का हमें उल्लेख मिला। ठीक है, उसके पश्चात 10वीं शताब्दी के आसपास शारदा लिपि आई। तो इसको हमने इस तरफ नहीं जाना है, हमने ये देखना है नागरी लिपि ही आगे चल करके क्या बनी? देवनागरी लिपि के रूप में आपका अस्तित्व में आई। प्राचीन नागरी भी कहते हैं, देवनागरी भी इसका एक नाम रहा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। अच्छा, एक जनरल प्रश्न जो है आपका, एक बार मैं यूपी टेट का एक एग्जाम था तो उसमें एक क्वेश्चन आया था, इसी आपके डायग्राम से एक क्वेश्चन आया हुआ था। तो वो क्वेश्चन इस प्रकार का था, देवनागरी लिपि के विकास में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि आपका शायद सहायक नहीं रही? देवनागरी लिपि के विकास में निम्नलिखित में से कौन सी लिपि आपका सहायक नहीं है? और आपके ऑप्शन थे इसमें, पहला तो आपका था ब्राह्मी, दूसरा आपका ऑप्शन था इसमें गुप्त लिपि, तीसरा एक आपका ऑप्शन आ गया था कुटिल लिपि, चौथा इसमें आपका ऑप्शन था शारदा लिपि। तो ध्यान रखना, इस तरह का एक प्रश्न आया हुआ था, मैं थोड़ा सा उस प्रश्न का डिस्कशन कर देता हूं, अभी मेरे को ध्यान में आ गया। तो ब्राह्मी, गुप्त, कुटिल और शारदा, तो इसमें आप अच्छे से अगर इसको आप देखें इस स्ट्रक्चर को, तो शारदा लिपि जो है वो नागरी लिपि के विकास से संबंधित नहीं है, वो अलग शाखा है। ऐसे दक्षिणी ब्राह्मी भी क्या है? एक अलग शाखा है। बाकी ब्राह्मी लिपि बिल्कुल सभी, लगभग सभी भाषाओं की जननी कौन आई? ब्राह्मी लिपि। उसके बाद उत्तरी, उसके बाद गुप्त, कुटिल या सिद्ध मातृका, और नेक्स्ट आपका सिद्ध मातृका दो भागों में बटी, नागरी और शारदा में। ठीक है, तो इतना समझे। अच्छा, विशेषताओं की मैं बात करूंगा देवनागरी लिपि की अभी। ठीक है, उससे पहले थोड़ा सा आपके कुछ जैसे देवनागरी लिपि से संबंधित आपका रहता है कि कुछ नाम इसके कैसे आपके रहे, विशेषताओं के साथ साथ मैं इसका आपको वो भी बताऊंगा, देवनागरी लिपि की विशेषताएं। नंबर एक विशेषता अगर हम इसकी देखें तो इसका जो वर्ण क्रम है, वर्ण क्रम क्या है? पूरा का पूरा वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित है। वर्ण क्रम कैसा है? वैज्ञानिक है। अभी आपको समझ में, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा इन पॉइंट्स को। तो वर्णक्रम वैज्ञानिक के साथ साथ देवनागरी लिपि के नाम को लेकर के बहुत सारे, एक तरीके से आप कहेंगे कि कुछ प्रचलित मत हैं कि देवनागरी लिपि का नाम कहाँ से निकल करके आया, देवनागरी जो शब्द है। तो कुछ मत ये है कि जो आपके हिंदी के साहित्यकार हैं, कुछ लोगों का मानना है कि जैसे अगर आप देखेंगे तो ललित जो साहित्य है, ठीक है, बौद्ध धर्म का एक ग्रंथ है आपका, इसमें ललित विस्तार करके, तो उसमें ये कहा गया है कि नागों की लिपि होने के कारण इसे देवनागरी कहा गया।
मैं आपको कुछ जनरल सी बातें बता रहा हूँ, वैसे आपके एग्जाम से रिलेटेड नहीं है, फिर भी थोड़ा बहुत आपको कुछ आउट ऑफ द बॉक्स बातें अगर की जाएं। तो दूसरा, बहुत सारी पुस्तकों में ये भी उल्लेख है या बहुत सारे साहित्यकार ये मानते हैं कि देवों की इसमें वाणी जो है लिखी गई है, देववाणी लिखी गई है, तो इसलिए हमने इसको क्या कह दिया, देवनागरी लिपि कह दिया, ये भी माना जाता है। साथ ही साथ ये माना जाता है कि देवनागरी लिपि क्योंकि गुप्त लिपि से संबंधित है, गुप्त लिपि से, तो अगर आप देखेंगे तो जो आपके चंद्रगुप्त रहे आपके इसमें गुप्त वंश के, उन्हें देव कहा जाता था। और पाटलिपुत्र को, उसमें आप कहेंगे कि पाटलिपुत्र नगर को जो है उसका उल्लेख नागरी के तौर पर है, पाटलिपुत्र नगर का, वहां की भाषा, पाटलिपुत्र नगर की भाषा नागरी, और चंद्रगुप्त उस समय जो थे, उस समय गुप्त वंश के, उन्हें देव कहा गया। तो वहीं से आपका एक देवनागरी लिपि का एक प्रचलन चल गया कि पाटलिपुत्र में जो लिखी जाने वाली लिपि है वो कौन सी है, देवनागरी, यानी चंद्रगुप्त की लिपि है, चंद्रगुप्त के नगर की लिपि है। कुछ इस तरीके के जो है मत आपके रहे, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा देख लेंगे, आपका थोड़ा सा समझ में आने के लिए मैंने बता दिया, थोड़ा सा आपके दिमाग में चीजें बैठ जाएं, बस इसके लिए था। तो वर्णक्रम कैसा है, वैज्ञानिक है। जब आप देवनागरी लिपि में स्वर और वर्णक्रम, वैज्ञानिक का मतलब मैं समझा देता हूं कि जब आप देवनागरी लिपि में स्वर और व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे तो वो आपके उच्चारण स्थान के आधार पर वर्गीकरण है, ठीक है। जैसे मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वर, ठीक है, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, ये सारा जो वर्गीकरण है ये पूरा का पूरा क्या है, वैज्ञानिक है। जैसे अगर आप व्यंजनों का वर्गीकरण देखेंगे, जब मैं आगे वर्णमाला बताऊंगा तो उस समय भी मैं ये चीज आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि जैसे क वर्ग है, क वर्ग के सारे जो व्यंजन है वो क्या है, कंठी व्यंजन है, उनकी ध्वनि कहां से निकलती है, गले से निकलती है। उसके बाद ऐसे क च ट त प, ठीक है। प वर्ग को आप ओष्ठ वर्ग कह देते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके ध्वनियों को उच्चारित करने में क्या क्या हमारे होंठों का यूज होता है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि देवनागरी लिपि की एक विशेषता क्या है, वर्णक्रम क्या है आपका इसमें वैज्ञानिक है। दूसरा इसकी विशेषता क्या है, एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह, एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह, इसकी दूसरी क्या हो गई, आपकी विशेषता हो गई, ठीक है। इसको समझिए अगर कि एक ध्वनि के लिए एक चिन्ह कैसे है, तो हिंदी में आप देखेंगे निश्चितता है। जैसे क आप कहेंगे तो आप उसको हर जगह क से ही डिनोट करेंगे, क को आप अगर प्रदर्शित करने का कोई दूसरा चिन्ह नहीं है, क अगर आप कहेंगे तो क ही, क के लिए आप यूज करेंगे क। ऐसे ही जो भी आपका ध्वनि है उसके लिए निश्चित आपका क्या है, एक ही आपका चिन्ह है, या एक ही, एक ध्वनि के लिए एक ही क्या है, आप कह सकते हैं वर्ण है, स्वर है, व्यंजन है। यदि आप इसको रिलेट करें, ऐसे अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं तो आप इसको रिलेट करें इंग्लिश से। देखिए इंग्लिश में क्या होता है, अगर आप टी का यूज करते हैं तो टी का यूज कभी द शब्द के लिए भी हो जाता है, कभी ये टॉ के लिए भी हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही सी में भी कभी ये चौ के लिए हो जाता है, कभी कौ के लिए हो जाता है, ठीक है ना। तो इसीलिए बात क्या है, अगर आप देवनागरी लिपि की विशेषता देखेंगे तो एक ध्वनि के लिए क्या रहेगा, एक ही चिन्ह रहेगा। बशर्ते आप अगर अंग्रेजी की रोमन लिपि में चलेंगे तो अगर मैं टी की बात करूं तो टी, द के लिए भी टी एच ई, द के लिए वहां पर भी यूज होता है, और टी ए सी एच आर टीचर में भी आपका क्या हो जाता है, और कभी कभी आप इसे तो के लिए भी, कभी कभी टॉ के लिए भी इसे यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो दूसरी पहली विशेषता क्या होगी, वर्णक्रम क्या हो गया, वैज्ञानिक हो गया। एक ध्वनि के लिए क्या हो गया, एक ही आपका क्या रहेगा, चिन्ह रहेगा। साथ ही साथ आप इसमें देखेंगे कि मात्रा की व्यवस्था इसमें है। अगला पॉइंट आप इसमें देखेंगे, इसकी अगर आप देवनागरी लिपि की विशेषताएं देखेंगे तो मात्रा की इसमें क्या रहेगी, व्यवस्था रहेगी, ठीक है। जैसे अगर मैं कहूं राम, राम शब्द की अगर मैं बात करूं तो इसमें रॉ में किसकी मात्रा लगी हुई है, आ की मात्रा लगी हुई है। मैंने ऐसे लिखने की बजाय इस अ को कैसे दिखा दिया, इस आ को कैसे दिखा दिया, रॉ में आ की एक मात्रा, जिसको हमने इस तरीके से यूज किया। या अगर मैं सीता कहूं तो सीता में ये किसकी, इसको हम किसकी मात्रा कहते हैं, बड़ी की मात्रा, इसको हम किसकी मात्रा कहते हैं, आ की मात्रा, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपकी मात्रा व्यवस्था भी है। आप इसके उलट चले, अगर जैसे अगर मैं इसको इंग्लिश में ही लिखूं राम, तो यहां पर मात्रा नहीं है, बल्कि आपने उसके लिए क्या किया है, एक अलग सा वोवेल यूज किया हुआ है, कोई मात्रा नहीं है यहाँ पर को। अगर आप अंग्रेजी लिपि की तरफ या
रोमन लिपि में जाएंगे, इस शब्द में देखें राम, ध्यान से समझें, अगर मैं राम लिख रहा हूं तो राम में आ के लिए मैंने मात्रा का यूज किया है। अधिकतर स्वरों की ही मात्राएं हैं, व्यंजनों की मात्रा नहीं है, वो आगे देखेंगे जब हम स्वर और व्यंजन पढ़ेंगे। स्वरों को आप मात्रा के रूप में प्रयोग कर सकते हो और व्यंजनों का मात्रा के रूप में सामान्यतया प्रयोग नहीं होता है। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो राम के लिए मैंने आ के लिए अलग से एक मात्रा डिनोट कर दी, मात्रात्मक व्यवस्था इसको कहते हैं। लेकिन आप रोमन लिपि में देखेंगे तो आ के लिए मैंने अलग से एक जो है अल्फाबेट यूज किया, जो आपका कौन सा है, ए है। ठीक है, तो मात्रात्मक व्यवस्था भी इसमें आपका एक क्या है, इसका एक अच्छा उदाहरण है। ठीक हो गया, मतलब एक अच्छी इसकी क्या है, विशेषता है। इसके अलावा अगर आप देखें, देवनागरी लिपि में यूज होती है आपकी क्या, शिरोरेखा। क्या यूज की जाती है, एक शिरोरेखा। अब शिरोरेखा क्या होती है, जब आप देवनागरी लिपि में कोई शब्द लिखते हैं तो उसके ऊपर हम हमेशा क्या करते हैं, ऊपर से लाइन डाल देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, शिरोरेखा। शिरोरेखा व्यवस्था से क्या होता है, भाषा को लिखने में क्या हो जाती है, शुद्धता आ जाती है। ठीक है, यानी आप जो है एक शब्द को, भाषा के एक शब्द को, उसकी सीमा को निश्चित कर दे रहे हो। ठीक है, तो इससे आपको पढ़ने में भी आसानी होती है, समझने में भी आसानी होती है, साथ ही साथ आप ये कहेंगे कि भाषा को लिखने में क्या हो जाती है, इससे शुद्धता आ जाती है। तो कभी आपके पास ये प्रश्न भी आ सकता है कि इसको क्या कहा जाता है, जो देवनागरी लिपि में किसी शब्द के ऊपर जो लाइन लिखी जाती है, लाइन हम डालते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं शिरोरेखा। ठीक हो गया, इतनी चीजें क्लियर है। वर्णक्रम, वैज्ञानिक, शिरोरेखा, मात्रात्मक व्यवस्था। मेरे हिसाब से आपको देवनागरी लिपि के लिए इतनी विशेषताएं काफी हैं, इनको दिमाग में रखें। आगे जब हम पढ़ेंगे वर्णमाला जब हम पढ़ेंगे तो वर्णमाला में हमको ये सारी चीजें फिर से इनको रिवाइज हम कर लेंगे कि क्या क्या इसमें देवनागरी लिपि की विशेषताएं रही। ठीक है, अब हम देखते हैं थोड़ा सा नागरी लिपि के विकास से संबंधित कुछ बातें। तो अगर नागरी लिपि से विकास से संबंधित कुछ बातें करें तो ज्यादा तो इसमें जैसे अगर हम देखें कि बाल गंगाधर तिलक ने जो है आपका तिलक, जो आपका फॉन्ट था उसका भी यूज किया था, केसरी, जो उनका समाचार पत्र निकलता था, वो सब देवनागरी लिपि के विकास में। ज्यादा ऐतिहासिक बातें या ज्यादा दूर की बातें हो जाएंगी। उसके बाद जो है महात्मा गांधी की जो आपका हरिजन करके जो समाचार पत्र निकला था, उसमें उन्होंने 12 खड़ी का एक बार एक इस्तेमाल वहां भी किया था। तो देवनागरी लिपि जो है वो लंबे समय से जो है आपकी विकसित होती आई, बहुत सारे लोगों का इसमें योगदान रहा। तो इसमें अगर मैं एक सभा की बात करूं तो इसमें आपकी आती है नागरी लिपि सुधार समिति। नागरी, ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, ज्यादा आपने इसमें डीप में नहीं जाना है। नागरी लिपि सुधार समिति, इसका गठन हुआ था 1935 में। नागरी लिपि सुधार समिति का गठन कब हुआ था, 1935 में। किसकी अध्यक्षता में, काका कालेलकर की अध्यक्षता में। काका कालेलकर की अध्यक्षता में क्या हुआ था। आपके पास 1 नंबर का क्वेश्चन हिस्ट्री में भी आ सकता है और आपका हिंदी में भी आ सकता है कि नागरी लिपि सुधार समिति का गठन कब हुआ, 1935, काका कालेलकर की अध्यक्षता में। ठीक है, तो इतनी बातें हमने देखी, देवनागरी लिपि का विकास देखा, देवनागरी लिपि की विशेषताएं हमने समझी, साथ ही साथ देवनागरी लिपि के विकास के लिए नागरी लिपि सुधार समिति की स्थापना कब हुई, 1935 में। किसकी अध्यक्षता में, काका कालेलकर की अध्यक्षता में। ठीक है, अब नेक्स्ट में हम चलते हैं हिंदी भाषा का जो आपका विश्व हिंदी सम्मेलनों की तरफ। विश्व हिंदी सम्मेलन, विश्व हिंदी सम्मेलन रिलेटेड है आपका विश्व हिंदी दिवस से। ठीक है, अगर प्रथम विश्व हिंदी सम्मेलन की मैं बात करूं तो ये पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था 10 जनवरी 1975 को। काफी बार ये पूछा गया है एग्जाम्स में कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब आयोजित हुआ, तो 10 जनवरी 1975 को आयोजित हुआ था। ये जो जगह थी वो थी आपकी नागपुर, और इसकी अध्यक्षता जो की गई थी वो की गई थी इंदिरा गांधी के द्वारा, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा। और मॉरिशस के प्रधानमंत्री उस समय जो थे वो आपके इसमें क्या थे, मुख्य अतिथि के रूप में आपके आए हुए थे। ठीक है,
अच्छा, इसी डेट को लेकर के 10 जनवरी को लेकर के सन 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने घोषणा की कि 10 जनवरी को प्रतिवर्ष क्या मनाया जाएगा, विश्व हिंदी दिवस आपका क्या है, मनाया जाएगा। ठीक है, तो विश्व हिंदी सम्मेलन की बात कर रहे हैं हम। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन 10 जनवरी 1975 को आयोजित हुआ, जो कहां पर आयोजित हुआ, नागपुर में। नागपुर में जिसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के द्वारा। और विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत कब से हुई, 2006 से। शुरुआत करने के लिए दिन कौन सा चुना गया, 10 जनवरी, जब पहला विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था और मनमोहन सिंह के द्वारा उस समय क्या की गई थी, घोषणा की गई थी। ठीक है, तो ये आपका एक वन लाइनर का एक थोड़ा सा डेटा है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद अगर हम दूसरे विश्व हिंदी सम्मेलन की बात करें तो अगला हुआ था आपका 1976 में पोर्ट लुई मॉरिशस में। दूसरा कहां हुआ था, 1976 पोर्ट लुई मॉरिशस में। ठीक है, अच्छा, कभी आपसे पुराने पेपर्स में इन दोनों से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं कि पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था और दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था, मतलब कहां हुआ था। 1976 में पोर्ट लुई मॉरिशस में क्या हुआ था, दूसरा विश्व हिंदी। अच्छा, ये क्वेश्चन कहां आया था अगर आप मेरे से पूछेंगे तो वीपीडीओ के जो प्रीवियस पेपर था, प्रीवियस एग्जाम हुआ था जो 25 फरवरी 2018 को, उसमें ये क्वेश्चन आपका आ चुका है कि द्वितीय विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ था। आप पेपर पीछे जाएंगे, बैक जाएंगे, ये अगर आप प्रीवियस पेपर की स्टडी कर रहे हैं तो आपको ये क्वेश्चन वहां मिल जाएगा। ठीक है, जो आपका वीपीडीओ का इससे पहले पेपर हुआ था। तो 1976 को पोर्ट लुई, यानी पोर्ट लुई कहां पर है, मॉरिशस में, दूसरा विश्व हिंदी सम्मेलन है। मैं अभी आपको 10 के 10 विश्व हिंदी सम्मेलन बताऊंगा अभी तक जितने आयोजित हुए हैं, और उसके बाद उनसे आने वाले प्रश्नों की संभावना मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे प्रश्न आएंगे। पहला मुझे नहीं लगता है कि आएगा, क्योंकि बहुत सामान्य सा एक प्रश्न हो गया है। ठीक है, अच्छा, तीसरे की बात करें तो तीसरा आयोजित हुआ था 1983 में दिल्ली में। 1983 में दिल्ली में यह आयोजित हुआ था तीसरा। फिर अगेन फिर से कहां हो गया था, भारत में। चौथे की बात करें तो चौथा आयोजित हुआ था पोर्ट लुई में। पोर्ट लुई में यह आपका हुआ था 1986 में। ठीक है, पोर्ट लुई में, सॉरी 1983 में या 1993 में आयोजित हुआ था। ठीक है, उसके बाद अगर नेक्स्ट की मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपका हुआ था 1996 में त्रिनिदाद एंड टोबैगो। ये आपका एक आइलैंड कंट्री है। ठीक है, कैरिबियन एक कंट्री है। ठीक है, कैरिबियन आइलैंड में, नॉर्थ अमेरिका में आपका आती है। उसके बाद अगला आपका हुआ था 1999 में लंदन में, ये आपका आयोजित हुआ था 1999 में। नेक्स्ट आपका हुआ था 2003 सूरीनाम में, ये आपका आयोजित हुआ था सूरीनाम में। उसके बाद अगला आपका हुआ था 2007 में न्यूयॉर्क में। अभी इसमें से क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी देखेंगे, ये आपने डेटा याद तो करना ही है, और मैं आपको क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटीज लेके चलूंगा कि कैसे कैसे क्वेश्चंस यहां से आपके बन सकते हैं। अगला आपका हुआ था 2012 में जोहान्सबर्ग में। जोहान्सबर्ग में। उसके बाद नेक्स्ट आपका हुआ था 2015 में भोपाल में, और 2018 में मॉरिशस, पोर्ट लुई, फिर से अगेन मॉरिशस। ठीक है, तो टोटल अगर हम देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, अभी तक कितने विश्व हिंदी सम्मेलन हुए हैं, टोटल 11 विश्व हिंदी सम्मेलन हो गए हैं। टोटल विश्व हिंदी सम्मेलन कितने, 11। अच्छा, अगर आपसे देखो, एक तो आपसे पूछ दिया है दूसरा कब हुआ था, साथ ही साथ अगर आपसे पूछेंगे कि भारत के बाहर पहली बार जो आपका विश्व हिंदी सम्मेलन था वो कहाँ आयोजित हुआ और कब आयोजित हुआ, तो 1976 मॉरिशस पोर्ट लुई। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को समझें कि अगर वो पूछे कि भारत से बाहर पहली बार विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, पोर्ट लुई मॉरिशस में। ठीक है, अगर मैं भारत से बाहर कितनी बार, अगर इस डेटा को आप देखें, इस डेटा को टैली करके आप क्वेश्चंस बनाएं, देखो आपने करना यही है
कि आपने जो है डेटा को देखना है और डेटा से ही आपने जो है क्वेश्चंस तैयार करने हैं। ठीक, तो अगर आपसे पूछा जाए कि 11 में से भारत से बाहर कितनी बार आयोजित हुआ है, तो एक बार ये हो गया मॉरिशस में, ठीक है, दूसरी बार जोहान्सबर्ग में, न्यूयॉर्क में 3, सूरीनाम 4, लंदन 5, त्रिनिदाद टोबैगो 6, पोर्ट लुइस 7 और ये 8, यानी 8 बार जो है ये क्या हुआ है, भारत से बाहर आयोजित हुआ है। और भारत में कितनी बार आयोजित हुआ है, 3 बार। तो अगर आपसे पूछेंगे भारत में कितनी बार आयोजित हुआ है, 3 बार, भारत से बाहर कितनी बार आयोजित हुआ है, 8 बार। अच्छा, भारत में सबसे ज्यादा बार या भारत में इसकी मेजबानी किस किस शहर के द्वारा हुई है अभी तक, तो किस किस के द्वारा हुई है, नागपुर, सबसे पहली बार नागपुर, दूसरा दिल्ली, और तीसरा आप कहेंगे अभी रिसेंट में भोपाल। तो यहां से एक क्वेश्चन अब आपका क्या बन सकता है, देखिए कि भारत से बाहर या सॉरी भारत में निम्नलिखित में से किस शहर के द्वारा विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी कभी नहीं की गई है। ठीक है, आप डेटा तो आसान है, डेटा तो आपको कहीं भी मिल जाएगा, लेकिन क्वेश्चंस आपको थोड़ा बहुत टैली अपने आप से करने पड़ते हैं, खुद से आपने क्वेश्चन बनाने हैं कि इनसे इस डेटा से कठिन प्रश्न क्या बन सकता है। ठीक है, तो अगर आप इसमें देखें नागपुर, दिल्ली और भोपाल, तो ये 3 शहर आपने ध्यान रखना है कि भारत में कहां कहां पर आयोजित हुआ है। हो सकता है इसमें ऑप्शन नागपुर, दिल्ली, भोपाल, अगला लखनऊ हो जाए कि निम्नलिखित में से किस शहर ने अभी तक विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी नहीं की है। अच्छा, अगर मैं भारत के बाहर की बात करूं तो भारत के बाहर सबसे ज्यादा बार कहां आयोजित हुआ है, पोर्ट लुई मॉरिशस में। कितनी बार, 3 बार। ठीक है, ये भी एक क्वेश्चन हो सकता है कि निम्नलिखित में से या भारत से बाहर वो ऑप्शन दे दें, निम्नलिखित में से विदेश में अब तक सबसे अधिक बार विश्व हिंदी सम्मेलन की मेजबानी किसके द्वारा की गई है। लंदन ऑप्शन में आ जाएगा, मॉरिशस ऑप्शन में आ जाएगा, जोहान्सबर्ग ऑप्शन में आ जाएगा। ठीक है, तो भारत से बाहर कितनी बार, 8 बार। 8 बार में सबसे ज्यादा बार कहां पर को, पोर्ट लुई मॉरिशस में। इसके बाद लंदन को आपने सीधे सीधे याद रखना है, 1996 लंदन में कब आयोजित हुआ था, सॉरी 1999 में लंदन में कब आयोजित हुआ, 1999। ये भी सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया, प्रीवियस पेपर आप देखेंगे तो सीधे एक प्रश्न पूछ दिया गया है कि लंदन में विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन कब किया गया, तो 1999 में। साथ ही साथ न्यूयॉर्क में भी पूछा गया है, तो आप यहां से अलग से इसका डेटा बनाएंगे, 2007 न्यूयॉर्क में भारत से बाहर वालों का अगर डेटा देखना हो तो 2007 न्यूयॉर्क में, इसके अलावा 2012 जोहान्सबर्ग में। ठीक है, यूरोप में पहली बार अगर आपसे पूछा जाएगा यूरोप में पहली बार कहां, लंदन में। अफ्रीका में पहली बार कहां, सूरीनाम में। ठीक है, तो ये आपने थोड़ा सा डेटा आपने अपने इसी हिसाब से आपने इसको देखना है, तो इसी डेटा से आपने क्या करना है, क्वेश्चंस को बनाने हैं। तो ध्यान रखना, अभी तक 11 विश्व हिंदी सम्मेलन हुए हैं, 11 में से 3 बार भारत के द्वारा मेजबानी की गई है, बाकी जो है 8 बार विदेशों में इसका आयोजन किया गया है। और विश्व हिंदी दिवस की शुरुआत कब से हुई, 2006 से इसकी क्या हुई, शुरुआत हुई। 10 जनवरी 1975 को पहला विश्व हिंदी सम्मेलन आयोजित हुआ। ये चीजें आपने बहुत अच्छे से फोकस्ड रखनी है इन मामलों में। ठीक है, अच्छा, अब मैं थोड़ा सा हिंदी भाषा के विकास की तरफ चलता हूं। तो हिंदी भाषा के विकास में अगर आप देखें तो कुछ सभाओं की स्थापना की गई, जैसे या कुछ सभा या कुछ समाज की स्थापना की गई। इसमें से एक व्यक्ति आपके आते हैं ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज में तो यहां से आपके वन लाइनर कुछ तैयार हो जाएंगे, हिस्ट्री के लिए भी थोड़ा सा हिंदी से भी आप रिलेटेड हो जाएंगे। ब्रह्म समाज 1828 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसके जो संस्थापक थे वो राजा राम मोहन रॉय थे। ये हिंदी के लिए काफी इन्होंने भी जो है वर्क किया, काम किया राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। हिंदी के लिए जो है, हिंदी को ये चाहते थे कि हिंदी जो है भारत की क्या हो जाए, एक प्रकार से क्या बन जाए, संपर्क भाषा हो जाए। ठीक है, तो राजा राम मोहन रॉय का इस मामले में जो है विशेष ध्यान रखेंगे। और इनके द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया था। इन्होंने कहा था कि समग्र जो हमारा जो समग्र देश है भारत है, इसकी एकता के लिए हिंदी जो है वो अनिवार्य है। तो आपसे कभी अगर क्वेश्चन स्टेटमेंट में, हिस्ट्री में भी पूछे जाते हैं स्टेटमेंट के क्वेश्चन, तो कुछ अगर आपको यहाँ से याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। हिंदी के विकास के लिए इनके द्वारा काफी काम किया गया। केशव चंद्र सेन एक और आपके जो है ब्रह्म समाजी रहे, 1875 में जो आपके जो है लाइमलाइट हुए काफी ज्यादा 1875 में। केशव चंद्र सेन अलग से एक रहे। तो ब्रह्म समाज ने जो है हिंदी के विकास के लिए जो है काफी योगदान दिया। इसमें राजा राम मोहन रॉय का जो मानना था, उनका ये कहना था, एक स्टेटमेंट था, इसको सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में रखेंगे, समग्र देश की एकता के लिए हिंदी अनिवार्य है।
ये किसका स्टेटमेंट था? राजा राम मोहन रॉय का। अगला अगर मैं देखूं तो आर्य समाज पहले, उसके बाद कुछ समय बाद 1875 में ब्रह्म समाज पहले स्थापित हुआ। उसके बाद 1875 में स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किसकी स्थापना की गई? आर्य समाज की स्थापना की गई स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। गुजरात के थे, गुजराती मूल के थे। स्वामी दयानंद सरस्वती की फेमस पुस्तक है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है इससे, सत्यार्थ प्रकाश। बहुत बार आपसे पूछा गया सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक किसकी है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक पुस्तक लिखी है। ठीक है, तो आर्य समाज की स्थापना हुई 1875 में। दयानंद सरस्वती भी जो है हिंदी के प्रखर जो है आपके क्या थे, जो है हिंदी को जो है राष्ट्रभाषा या राजभाषा के रूप में, हिंदी को जो है जन संपर्क की भाषा के रूप में स्थापित करने में इन्होंने भी काफी ज्यादा योगदान दिया। स्वामी दयानंद सरस्वती के कुछ स्टेटमेंट हिंदी के द्वारा ये रहे कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक स्टेटमेंट दिया था, इन्होंने कहा था कि मेरी आंखें उस दिन को देखना चाहेंगी जिस दिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की केवल एक भाषा हो। ठीक है, ये स्टेटमेंट भी पूछा गया एग्जाम्स में, जो पूछे गए मैं सिर्फ उन्हीं की बात कर रहा हूँ। स्वामी किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। तो क्या कहा गया कि मेरी आंखें उस दिन को देखना चाहती हैं जिस दिन कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत में क्या रहे? एक भाषा रहे। ठीक है, इसके अलावा अगले जो आपके जो कुछ व्यक्तियों के मैं नाम बताऊं तो जैसे प्रार्थना समाज बना 1867 में, प्रार्थना समाज की स्थापना हुई 1867 में। प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना की गई आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। आप डीप अभी नहीं चलेंगे, थोड़ा सा जब आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो वहां आपने ये सब पढ़ना है, बस आप थोड़ा सा भी वन लाइनर में याद कर लें तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो जाएगा। क्वेश्चन पूछ देता प्रार्थना समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई? प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। ठीक है, इसके अलावा दीनदयाल शर्मा के द्वारा सनातन धर्म सभा की स्थापना की गई। सनातन धर्म सभा, इसकी स्थापना की गई दीन दयाल शर्मा के द्वारा। किसके द्वारा? दीनदयाल शर्मा के द्वारा। ठीक है, तो ब्रह्म समाज से लेकर के ये चार समाज आप ध्यान रखेंगे। ब्रह्म समाज राजा राम मोहन राय, आर्य समाज प्रार्थना समाज आत्माराम पांडुरंग, सनातन धर्म सभा दीनदयाल शर्मा। अच्छा, अब हिंदी के विकास के लिए कुछ अगर बात की जाए तो कांग्रेस के कुछ नेता थे जो हिंदी के विकास के लिए जो थे आपका बहुत ज्यादा उसमें सहयोगी रहे, तो मैं उनकी भी थोड़ा सा चर्चा कर लेता हूं। नंबर 1 बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक, इनके द्वारा जैसे आप देखेंगे ना, दो पत्र निकाले गए, मराठा और केसरी। ठीक है, तो मराठा तो मराठी भाषा में था, हिंदी जो इनका जो पत्र जो केसरी जो पत्र था इनका, आप नोट भी करते रहेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। पूछा जाता है कि मराठा और केसरी पत्र किसके द्वारा संचालित किए जाते थे, संपादित किए जाते थे? तो बाल गंगाधर तिलक ने केसरी जो लिखा था वो किस भाषा में लिखा था? हिंदी भाषा में लिखा था, और उसमें इन्होंने तिलक फॉन्ट का यूज किया था जो नागरी लिपि से थोड़ा बहुत रिलेटेड था। ठीक है, तो वहां से इनका रोल आ जाता है। साथ ही साथ हिंदी भाषा के विकास के लिए बाल गंगाधर तिलक हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाने के प्रखर आपके जो है समर्थक रहे। ठीक है, प्रमुख इसमें समर्थक रहे। ठीक, उसके बाद अगले आते हैं महात्मा गांधी। महात्मा गांधी का एक स्टेटमेंट काफी बार पूछा गया है, वो स्टेटमेंट मैं आपको बता देता हूं कि राष्ट्रभाषा के बिना हिंदी का इन्होंने समर्थन किया। राष्ट्रभाषा के बिना, इसको आप नोट कर लेना, ये स्टेटमेंट किसका है आपसे पूछा जा सकता है। ये ऐसा नहीं है कि आपके हिंदी में ही पूछा जाए, हिस्ट्री में भी पूछा जा सकता है। राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है, ये स्टेटमेंट दिया था किसने? महात्मा गांधी ने। ठीक है, साथ ही साथ हिंदी को ये स्वराज का जो है मुद्दा मानते थे कि हिंदी जो राजभाषा या हमारी जो राष्ट्रभाषा है हिंदी, इसको ये स्वराज का एक प्रश्न मानते थे कि यह स्वराज का प्रश्न है। तो ये भी एक प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी को स्वराज का प्रश्न किसके द्वारा जो है माना गया? तो महात्मा गांधी ने हिंदी को स्वराज का प्रश्न माना। ठीक है, और अंग्रेजी भी महात्मा गांधी ने बोलना जो है छोड़ दी थी। ठीक है, अगर आपको एक छोटा सा ये किस्सा याद हो तो महात्मा गांधी ने अपने जीवन में शपथ ली थी 1924 के बेलगांव अधिवेशन में कि वो अंग्रेजी कभी नहीं बोलेंगे, और अंग्रेजी यदि वो बोलते थे तो वो ऐसी अंग्रेजी बोलते थे कि अंग्रेज फेल हो जाए।
लेकिन उन्होंने जो है 1924 बेलगाम अधिवेशन में यह प्रण लिया था कि वो अपने जीवन में कभी भी अंग्रेजी भाषा का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, तो महात्मा गांधी राष्ट्रभाषा के बिना राष्ट्र गूंगा है। बाल गंगाधर तिलक हिंदी विकास के लिए ये भी समर्पित रहे। ठीक है, जो इनका केसरी समाचार पत्र रहा वो हिंदी में रहा। साथ ही साथ महात्मा गांधी ने अपने छोटे पुत्र देवदास गांधी को, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, अपने छोटे पुत्र देवदास गांधी को दक्षिण भारत में हिंदी भाषा के प्रचार के लिए भेजा। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, दक्षिण भारत में महात्मा गांधी ने हिंदी भाषा के प्रचार के लिए किसको भेजा? अपने छोटे पुत्र किसको? देवदास गांधी को। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट है, मिला जुला करके आप वन लाइनर इसमें से तैयार करेंगे। ठीक है, सिस्टमेटिक तो उतना नहीं है, वन लाइनर का ही एक सिस्टम चल रहा है, बाकी सब्जेक्ट तो बहुत बड़ा है ये। ठीक है, अगर इस पे चर्चा की जाए तो जो भी आपको पॉइंट मिलेंगे उसको नोट करते हुए आप चलेंगे, कहीं भी आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, हिंदी के संवैधानिक स्थिति के बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। इसके बाद हिंदी की संवैधानिक स्थिति, और उसके बाद जो है हम पढ़ेंगे जो आपका अगला जो मैंने आपको जो सेक्शन बताया था वर्ण विचार का, उसकी तरफ हम चलेंगे। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पर तक कि आप हिंदी का सामान्य परिचय, हिंदी भाषा का इतिहास, हिंदी भाषा का विकास, लिपि का विकास, लिपि से संबंधित जो विशेषताएं थी उसको समझ चुके हैं, विश्व हिंदी सम्मेलनों को समझ चुके हैं। अगला जो आपने नेक्स्ट इसमें समझना है वो समझना है हिंदी का संवैधानिक विकास। और उस हिंदी के संवैधानिक विकास के बाद मैं एक छोटा सा आपके लिए एक प्रैक्टिस सेट बनाऊंगा। उस प्रैक्टिस सेट में अभी तक जितना मैंने पढ़ा है इन 4 लेक्चरों में, सिर्फ उसी के बारे में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेज है वर्णमाला, वो आपकी शुरू हो जाएगी, जिसमें आप स्वर और व्यंजन का अध्ययन करेंगे। तो मेरा सभी से अनुरोध रहेगा, पिछले लेक्चर और ये लेक्चर सभी का आप एक बार अच्छे से देखें, अच्छे से नोट्स बनाएं और अपनी तैयारी को और ज्यादा मजबूत बनाएं। धन्यवाद।